मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024526। ये हमारे पास आरआरबी के एग्जाम का सॉल्यूशन पेपर है जिसमें हमारे पास टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए, ध्यान देना। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पॉइंट्स चेक करो तो ऊपर यहाँ 3, 6 और 9 पॉइंट के बाद 9 डिजिट है। अपॉन में भी पॉइंट के बाद 9 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब मैं इन वैल्यू को अगर रूट से बाहर लाऊंगा तो हमें पता है कि 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का। फिर 81 जो है ये हमारे पास 18 का स्क्वायर है। 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें 4624, अगर अपन इसको चेक करें तो मेरे पास लास्ट का डिजिट 4 है, 2 या 8 के लास्ट में आता है, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 36 का 6, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 68। फिर 156256 ये किसका स्क्वायर है 125 का। 289 17 का, ये 27 का और 64 8 का। ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। हम सारी वैल्यू को रूट से बाहर ले आए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, बस अब इसे सोल्व करना है। चलो कोशिश करते हैं। 17 से गया एक बार, ये गया 4 बार। 9 से गया 3 बार। 4 से गया 2 बार। 3 दूनी 6 से चला गया 3 बार। तो हमारे पास क्या आया 3 बटा के अंदर 125। अब 3 में 125 का भाग दें तो भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया 30। फिर भाग नहीं जा रहा, 0 लगाया 300। भाग चला जाएगा 2 बार, 250 बच जाएगा 50। एक 0 मिल जाएगा, भाग चला जाएगा 4 बार। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 0.024। हमारा आंसर क्या गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पर हमें क्या कह रहा है, एक विक्रेता 100 रुपए के सूचीबद्ध कीमत वाली वस्तु को खरीदता है और उस पर कंटिन्यू 10% और 20% के डिस्काउंट प्राप्त करता है। वह लागत कीमत पर 10% ढुलाई पर खर्च करता है। 15% लाभ कमाने के लिए वह उसको किस रेट में बेचेगा। एक वस्तु का MRP है 100 रुपये। इस पर सबसे पहले उससे डिस्काउंट मिलता है 10% का, तो 10 रुपये का डिस्काउंट मिला तो कितने में खरीदी होगी 90 रुपये में। फिर उस पर फिर से 20% का डिस्काउंट मिलता है। 90 का 20% डिस्काउंट मतलब 18 रुपये। तो ये चीज़ उसने कितने में खरीदी 72 रुपीज़ में। 72 रुपीज़ में उसने खरीद कर इस पर 10% ढुलाई पर खर्च करा। इसका 10% उसने खर्च कर दिया, 72 का 10% 7.2, तो क्या जाएगा 79.2 रुपीज़। ये हमारे पास है। अब इतने में उसने इसको खरीदा, ये उसको इतने में पड़ी। अब उसे इस पर कितना प्रॉफिट चाहिए 15% का। तो इस वैल्यू का अगर मैं 15% निकालूं तो 10% क्या आएगा 7.92। 5% क्या आ जाएगा इसका आधा, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3.96। इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 11 रुपये 88 पैसे का उसे प्रॉफिट चाहिए। तो 79.20 में 11 रुपये 88 पैसे ऐड कर दें तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 91.08 रुपीज़। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए, कि वो इसको किस रेट बेच देगा 91.08 के अंदर बेच देगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कह पाएंगे क्या 87 का आंसर हमारे पास क्या गया ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ABC 3 व्यक्तियों का औसत वजन 84 किलोग्राम है। एक अन्य व्यक्ति डी को इस ग्रुप में शामिल कर लें तो औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। देखो ABC 3 लोग हैं, इनका अगर एवरेज 84 kg है तो इनका टोटल क्या जाएगा 252 kg। इसमें अगर अपन डी को और इंक्लूड कर लें तो ABCD चारों का एवरेज हो जाएगा 80, तो टोटल कितना आ जाएगा 320 kg।
252 और 320 kg का अगर अपन डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 68 kg। डिफरेंस मेरे पास 68 kg आया, इसका मतलब डी कितने kg का 68 kg का। तो डी की वैल्यू अपन यहाँ लिख देते हैं कि डी हमारे पास कितने kg का 68 kg का। फिर हमें कह रहा है ई का वेट जो है, एक अन्य व्यक्ति ई का वेट डी के वेट से 3 किलोग्राम अधिक है, तो ई का भार इससे 3 किलोग्राम अधिक, इसका मतलब ई का वेट कितना आ जाएगा 71 kg। अब हमें कह रहे हैं ए के स्थान पर अगर बी सी डी ई का औसत वजन, ए के स्थान पर अगर अपन क्या करें, ए के स्थान पर ई बी अगर आ जाता है, ई आ जाता है, तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 kg हो जाता है। तो ए का वेट बताना है कि क्या होगा। तो देखो बी सी डी ई इन सब का अगर एवरेज 79 kg, तो टोटल क्या होगा 316 kg। इन चारों के टोटल में से इन चारों का टोटल अगर मैं घटाऊंगा तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल और डी से डी कैंसिल, तो ए और ई के वेट का डिफरेंस क्या आएगा 4 kg। अब ए का वेट चाहिए, ई का वेट अगर 71 kg, तो मेरे पास ए का वेट क्या आ जाएगा 75 kg। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देते हैं। उसका लागत मूल्य 600 रुपये और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। चलिए देखिए, ध्यान देना, A shopkeeper allows a discount of 10% on the mark price of the camera. Mark price of the camera which cost him 600 to make a profit of 20%. तो एक छोटा सा फॉर्मूला MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब हमें पता है कि MRP मान लिया M, कॉस्ट प्राइस कितना था 600 रुपये, डिस्काउंट कितना दिया 10% का, तो 100 माइनस 10 क्या आएगा 90। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% का, तो क्या जाएगा 120। तो यहाँ से अपन MRP की वैल्यू निकालें। ये 30 से चला गया 4 बार, ये गया 3 बार, 3 से गया 200 बार, तो MRP की वैल्यू 200 इंटू 4 800 रुपये। तो उसका MRP कितना आ जाएगा 800 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द बेस हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर प्रिज्म इज 3√3 अपॉन 2 पी स्क्वायर 100√3 एंड 70/200 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ पी विल बी। हमें कह रहा है क्लम प्रिज्म के आधार का एरिया, हाइट और वॉल्यूम हमें दे रखा है। तो देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा बेस का एरिया इनटू हाइट ही होता है। वॉल्यूम हम लोगों के पास है 70/200। बेस का एरिया हमारे पास क्या है 3√3 अपॉन में 2 इंटू पी स्क्वायर। हाइट हमारे पास कितनी है 100√3। तो यहां से अगर अपन को पी की वैल्यू चाहिए तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, √3 इंटू √3, 3 इंटू 3 क्या बनेगा 9, 9 से चला जाएगा 8 बार। तो यहाँ से क्या आएगा 2 ऊपर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर की वैल्यू 8 दूनी 16, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 का √4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका 90 का आंसर आ गया। अभी हमने पेपर के 5 क्वेश्चन कर लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 91 नंबर पर। देखिए हमें 91 क्या कह रहे हैं, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3। तो हमें क्या कर रहे हैं, सूर्य का उनताश कोण बताना है कि क्या होगा, या सूर्य का उन्नयन कोण बताना है कि क्या होगा। एक छड़ की लंबाई है, ये उसकी छाया है, ये मेरे को 1 और यहाँ पर √3 दे रखा है, तो मुझे ये एंगल बताना है कि कितना होगा। तो अब देखो ध्यान देना, tan थीटा की वैल्यू यहाँ से 1/√3 बन रही है, 1/√3 बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ थीटा कितना बना 30 डिग्री। तो थीटा का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या आ जाएगा 30 डिग्री।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 92 पर। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो उसकी किलोमीटर पर आवर में स्पीड बतानी है कि क्या होगी। हमें उसकी स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड चाहिए। मीटर पर सेकंड की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इंटू करेंगे 18/5 से, 5 से चला जाएगा 4 बार, तो 18 × 4 क्या आएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास उसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखो हमें क्या करें। 20 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिक्सचर में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि दूध और पानी का रेशो 4:1 हो जाए। इनिशियली 20 लीटर का मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसका रेशो क्या है 3:1। 20 लीटर को 3:1 में बांटे तो 15 लीटर दूध और 5 लीटर पानी। अब इसमें कह रहा है कि मिक्सचर में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि रेशो क्या हो जाए 4:1। अब 1 की वैल्यू 5 लीटर तो 4 की वैल्यू 20 लीटर। अब 15 लीटर को अगर 20 लीटर बनाना है तो कितने लीटर दूध मिलाना पड़ेगा 5 लीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 94 नंबर पर। 94 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का योग 37 है, उनके वर्गों का अंतर अगर 185 है तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना है कि क्या होगा। दो संख्याएं मानी ए और बी, ए और बी का टोटल 37, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का डिफरेंस, वर्गों का अंतर 185 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 185 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी अगर 37 है तो a माइनस बी का मान यहां से 185/37 क्या आ जाएगा 5। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा 5। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल हमें दे रखा है 0 के। तो हम लोगों को क्या करना है ए रेशो बी रेशो सी का मान बताना है कि क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये 0 के कब बराबर आएगा जब a बराबर b बराबर c होगा। तो ए बी सी का रेशो क्या आ जाएगा 1:1:1। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने हमारे पेपर के 10 क्वेश्चन करे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पर। हमें कह रहे एक लंबवर्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या और वक्र सतह का क्षेत्रफल हम लोगों को r और 4πRh दे रखा है। तो बेलन की हाइट बतानी है कि क्या होगी। द रेडियस ऑफ बेस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सिलेंडर ऑफ r यूनिट एंड 4πRh। देखिए हमारे पास रेडियस हमें दे रखी है r, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 4πRh, ये हमें दे रखा है। तो हमें हाइट बतानी है कि सिलेंडर की क्या होगी। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh बराबर 4πRh के दे रखे। रेडियस तो सेम थी, पाई से पाई कट गया तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2h। h की वैल्यू क्या आ जाएगी 2h, क्योंकि 2 से चला गया 2 टाइम, तो उसकी हाइट क्या आ जाएगी 2h यूनिट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि उसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। 4πRh को 2πRh से कंपेयर करेंगे तो हाइट क्या होगी डबल होगी, तभी 4 बनेगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 97 पर। हमें कह रहे हैं 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने समय में 2420 रुपये हो जाएंगे। अब देखो 2000 रुपये थे, 2420 रुपये बनाने, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालें, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दिया 100, ये 2 से काट दिया 121, 100 क्या आएगा 10 का स्क्वायर, 121 क्या आएगा 11 का स्क्वायर। तो 10 से 11 का स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब कितने टाइम में हो जाएंगे
2 सालों में। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पर। 98 ये रहा स्क्रीन पर। एक ट्रेन 500 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करती है 100 सेकंड में, तो 100 सेकंड में कितना चलेगी? खुद की लंबाई प्लस 500 मीटर। 60 सेकंड में चलती है 250 मीटर, तो कितना चलेगी? खुद की लेंथ प्लस 250 मीटर। दोनों का अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकाल लूँ तो 40 सेकंड में ट्रेन कितना चल रही है? 250 मीटर। 40 सेकंड में ट्रेन अगर 250 मीटर चलती है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने यहाँ से 250 मीटर ये जो थी ये 40 सेकंड में क्रॉस करें। 60 सेकंड में से 40 सेकंड मीटर अगर उसने 40 सेकंड पुल को क्रॉस करने में लगाए, इसका मतलब खुद की लेंथ कितने टाइम में क्रॉस करती है? 20 सेकंड में। तो 40 सेकंड में अगर 250 मीटर चलती है तो आधे टाइम में 20 सेकंड में कितना चलेगी? आधा 125 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ क्या आ जाएगी? 125 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पर। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0, तो हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। हमें पता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर 0 है, इसका मतलब ए क्यूब बराबर किसके होगा? 1 के। तो हमें क्या चाहिए? ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 4 प्लस 1। इन दोनों टर्म में से अगर मैं ए क्यूब कॉमन ले लूं तो क्या ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 आएगा, और ए क्यूब की जगह अगर 1 रख दूं तो मेरे पास क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 कितना है? 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन पर। हमारे पेपर का क्वेश्चन नंबर 15। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है तो स्तंभ के छाया की लंबाई 10 मीटर कम हो जाती है, तो हमें स्तंभ की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते। हमें अगर कहा गया कि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से, इनिशियली क्या था? 45 डिग्री, फिर बदलकर क्या हो गया? हम लोगों को दे रखा है कि 60 डिग्री हो गया। बदलकर हमारे पास सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो गया, तो स्तंभ की छाया की लंबाई 10 मीटर कम हो गई। तो अब 45 डिग्री से अगर मैं यहाँ कहूँ कि 60 डिग्री हो गया, तो अपन इसका डायग्राम थोड़ा इस तरह से बना लेते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं। इनिशियली हमारे पास एंगल क्या था? 45 डिग्री। बाद में हमारे पास एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। तो स्तंभ की जो छाया की लंबाई थी वो 10 मीटर कम हो गई। तो हमें यहाँ से क्या बताना है? हमें फाइंड करना है कि स्तंभ की लंबाई कितनी थी। मैंने मान लिया कि इसकी हाइट कितनी थी? h। 60 डिग्री के सामने अगर h है तो छोटी भुजा क्या होगी? h/√3। अब मुझे पता है ये कंप्लीट एंगल 45 डिग्री है, तो h बराबर क्या होगा? h/√3 प्लस 10 की। इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर। तो मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस टर्म को इधर ले आता हूँ। h माइनस h/√3 बराबर 10। यहाँ से अगर अपन एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा? √3h माइनस h अपॉन में √3 बराबर 10। तो अगर मैं h कॉमन ले लूँ, √3 माइनस 1 अपॉन √3 बराबर 10, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 इंटू √3 अपॉन में √3 माइनस 1। इसका अगर रेशनलाइजेशन कर दिया जाए, इसको √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे मेरे पास क्या बनेगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2 बनेगा। तो ये 2 से क्या हो जाएगा? इसकी जगह जब 2 बनेगा तो 2 से चला जाएगा 5 पर। तो 5 √3 को अंदर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 3 प्लस √3। तो स्तंभ की हाइट क्या आ जाएगी? 5 इंटू 3 प्लस √3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, आज के पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन हमें क्या करा है? 20%, 10% और 5% की छूट श्रृंखला के समतुल्य हमें एकल डिस्काउंट बताना है कि क्या होगा। हमें इसका सिंगल डिस्काउंट फाइंड करना है कि क्या होगा। तो 20%,
10% और 5%, ये 3 डिस्काउंट है। 20% का मतलब 1/5, 10% का मतलब 1/10 और 5% का मतलब 1/20। तो MRP अगर 5 है, एक का डिस्काउंट दिया तो बेचेंगे कितने में? 4 में। MRP अगर 10 है, एक का डिस्काउंट दिया तो बेचेंगे 9 में। MRP अगर 20 है, एक का डिस्काउंट दिया तो बेचेंगे 19 में। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करें, 4 से गया एक बार, ये गया 5 बार, तो MRP कितना? 250। बेचेंगे कितने में? 19 × 9, 171 में। 250 वाली चीज़ अगर 171 में बेच रहे तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 79 का। कितने पर? 250 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 50 से गया 5 बार, 50 से गया 2 बार, तो 79 × 2 158/5%, तो क्या आ जाएगा? 31.6%। तो कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन ए। सिंगल डिस्काउंट कितना आ गया? 31.6% का। आप चाहते तो नेट डिस्काउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 102 पर। 102 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का टोटल सरफेस एरिया बताना है कि कितना होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए लाइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr r + h, ये हमारे पास होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 7, इनटू में क्या आ जाएगा? 20 + 7, ये हमारे पास आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल। 22 × 2 क्या आ जाएगा? 44, इनटू के अंदर 20 + 7 क्या आ गया? 27। तो 44 को अगर 27 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 चौक 28। अब 8 एक ही ऑप्शन के लास्ट में, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 1188, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पर। X किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तो Y भी उसके साथ शामिल हो गया और पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो गया, तो Y अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? अब देखो, हमें पता है कि X अकेला किसी काम को 24 डेज में कर सकता है। तो अगर मैं टोटल वर्क क्या करूँ? 24 ले लूँ, तो X अगर 24 दिन में 24 पेड़ लगाता है तो रोज कितने पेड़ लगाएगा? 1। रोज अगर 1 पेड़ लगाएगा तो उसने क्या करा? 4 दिन काम कर लिया। X ने सबसे पहले 4 दिन काम करा, तब उसके साथ Y भी शामिल हो गया। तो अब काम करने वाले कौन हो गए? X और Y दोनों हो गए। और हमें कह रहा है पूरा काम 16 दिन में हो गया। इसका मतलब X और Y ने मिलकर 12 दिन काम करा। अब पूरा काम 16 दिन में हो गया, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या पूरे के पूरे 16 दिन X था? X रोज 1 पेड़ लगाता है, तो 16 दिन में कितने पेड़ लगा देगा? 16। टोटल 24 में से 16 पेड़ अगर X ने लगाए तो बचे कितने पेड़? 8 पेड़। 8 पेड़ कौन लगाएगा? Y। कितने दिन में? 12 दिन में। Y अगर 12 दिन में 8 पेड़ लगाता है तो Y की एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन टाइम 8/12 या 2/3। अब Y अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? तो Y का टाइम क्या होगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क 24, Y की एफिशिएंसी 2/3, तो 2 नीचे और 3 ऊपर, तो क्या जाएगा? 12 से चला जाएगा, 12 × 3 = 36। तो कितने दिन में Y इस काम को कर देगा? 36 डेज में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 पर। 104 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हमें कह रहा है 25,000 रुपये पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में राशि यदि लगातार वर्षों में दर क्रमशः 4% है और 5% है तो कितने रुपए हो जाएगी? हमें ये बताना है। हमारा प्रिंसिपल 25,000 रुपये। 25,000 रुपये पर पहले साल के लिए जो रेट है वो कितनी है? 4%। 25,000 का अगर अपन 4% देखें तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? 1,000 रुपये। सेकेंड ईयर अगर हमें चाहिए इसका 5%, तो 25,000 का 5% देखें तो 1250 रुपये, और 1,000 का भी अगर अपन 5% निकाले तो 50 रुपये। तो पहले साल 1,000 रुपये मिले, दूसरे साल 1,300 रुपये, तो टोटल 2 साल का CI कितना हुआ? 2,300 रुपये। प्रिंसिपल हमारे पास 25,000, तो हमारी जो अमाउंट आएगी वो क्या आ जाएगी? 27,300 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 105 पर। 105 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं ताकि 33/3% का लाभ हो। 33 से 1/3% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब 1/3 का प्रॉफिट चाहिए। 1/3 का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 है, प्रॉफिट 1 का चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 4। कॉस्ट प्राइस 3 है तो प्रॉफिट 1 का चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना होगा 4। तो 1 रुपए में अगर 4 की दर से केले खरीद रहे तो बेचने कितने चाहिए 3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पर। 106 हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। हम लोगों को क्या दे रखा है, द फ्लोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर एंकर्ड इन पब्लिकेशन ए बुक, रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें किसी बुक का पब्लिशिंग करनी है तो उसका खर्चा हम लोगों को इस पाई चार्ट में दिखा रखा है। हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, इफ फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ द बुक द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज प्रिंटिंग कोस्ट, द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी कोस्ट टू बी पेड फॉर दिस बुक्स इज। हमें कह रहे हैं 30,600 रुपये हमने प्रिंटिंग की मुद्रण लागत दी जो 20% है। तो हमें क्या करना है, रॉयल्टी लागत बतानी कि 15% की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोगों को पता है कि 30,600 रुपये वैल्यू है 20% की, हमें वैल्यू चाहिए रॉयल्टी की, तो वैल्यू किसकी चाहिए 15% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से अगर अपन इसको काट दें तो 2 से अगर काटेंगे तो क्या जाएगा 1530, और 1530 को अगर अपन 15 से गुना कर दें तो 10 से गुना करूँ तो 15,300, फिर अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो मेरे पास यहाँ से क्या जाएगा 7,500, 650, तो क्या जाएगा 22,950 रुपये। तो आंसर ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 107 पर। 107 ये रहा हमारी स्क्रीन पर, सेम इसी का क्वेश्चन है पाई चार्ट का। इसके 4 क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9। तो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय, पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने कम है, कितने % कम है ये बताना है। मुद्रण लागत कितनी है 20, रॉयल्टी इस पर कितनी है 15, 15 20 से कितना कम है 5 कम है, 5 कम है किससे 20 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 5 से क्या एक बार ये क्या 4 बार, 100/4 25%। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पर। हमें कह रहे हैं 5500 प्रतियां प्रकाशित की गई, उन पर परिवहन लागत अगर 82,500 रुपये, तो पुस्तक की बिक्री का मूल्य क्या होना चाहिए यदि पब्लिशर क्या चाहता है 25% का लाभ कमा सके। अब देखो हमें परिवहन की जो ट्रेवल की कॉस्टिंग दे रखी है वो कितनी है 10%। 10% की वैल्यू अगर 82500 है तो इसका मतलब टोटल कॉस्टिंग क्या होगी 100%। तो टोटल 100% की वैल्यू इसकी 10 गुना, तो क्या जाएगा 82500। ये हमारे पास इसकी टोटल लागत आ गई। अब हम क्या चाहते हैं, इतनी लागत में हमने 5500 बुक्स खरीदी थी और हमें 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो हमें क्या करना है, एक बुक का रेट बताना है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 82500 ये रेट था 5500 बुक्स का, तो एक बुक का रेट क्या होगा इसके बटा में 5500। अब मुझे इस पर 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका कितना चाहिए 125%। अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 0 से 3 0 हमारे पास कैंसिल। फिर अगर अपन इसको सोल्व करें, यहाँ से 25 से काट दूँ तो 25 से मेरे पास चला गया 25 दूना 50 चला गया 22 बार। 25 से अगर मैं इसको काट दूँ तो ये चला गया 5 बार। अब यहाँ 11 से अगर अपन इसको काट दें, 11 से गया 2 बार, 11 से अगर अपन इसको काटेंगे गया 75 बार। तो 75 इंटू 5 क्या गया 375 बटा 2, तो क्या जाएगा 187.50 रुपीज़। तो प्रत्येक बुक का सेलिंग प्राइस क्या जाए 187 रुपये 50 पैसे। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 109 पर। 109 देखो हमें क्या करें, रॉयल्टी पर हुए खर्च के अनुरूप सेक्टर का केंद्रीय कोण हमें बताना है कि क्या होगा। रॉयल्टी पर खर्चा कितना है 15%, इसके लिए सेंटर का कोण बताना है कि क्या होगा। हमें पता है यहाँ पर
कि 100% के लिए पूरा सेंटर पर एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। तो 1% के लिए एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री बटा में 100, और हमें 15% के लिए एंगल चाहिए तो 360 डिग्री बटा 100 गुना में 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 से गया 3 बार, ये गया 2 बार, 2 से गया 18 बार, 18 आती है 54 डिग्री। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारे पास इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 110 पर। हमें कह रहे राम बाबू ने अपनी आय का 3% धार्मिक दान में दे दिया, शेष का 12% बैंक में जमा करा दिया। अगर अभी भी उसके पास 12,804 रुपये शेष है तो हमें बताना है उसकी इनकम क्या थी। हमने मान लिया कि उसकी इनकम आई थी, सबसे पहले इनकम का 3% धार्मिक ट्रस्ट में दान दिया तो इनकम का बचा कितना 97%। ये बची वैल्यू अपने आप में 100%। इसका 12% बैंक में जमा कराया तो इसका कितना बचा 88%। और वो क्या कह रहा है कि मेरे पास कितने रुपए बच गए 12,804 रुपये, ये हमारे पास बची वैल्यू है। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें, अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, 4 से चला जाएगा 22 बार, 4 से अगर काटें तो ये मेरे पास चला जाएगा 3200 एक बार, 11 से अगर मैं इसको काट दूँ ये गया 2 बार, 11 से काटा, 11 से चला जाएगा 2 बार, 22 बच जाएगा 1000, फिर चला जाएगा मेरे पास 9 बार, फिर मेरे पास बच जाएगा 11, फिर चला जाएगा 1 बार, 97 से गया 1 बार, ये गया 3 बार, 2 से गया 50 बार। तो इनकम क्या आएगी 100 इंटू 50 इंटू 3, तो इनकम क्या आ जाएगी 15,000 रुपये। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन डी, उसकी इनकम कितनी थी 15,000। हम चाहते तो इसमें सक्सेसिव चेंज भी लगा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 111 नंबर पर। मिक्सचर को लागत मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, 20% का प्रॉफिट प्राप्त करना है क्रय मूल्य पर ही बेचने पर। क्रय मूल्य पर बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब 1/5, 1/5 तो नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू मिल्क और ये क्या है वाटर। तो मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशो 5:1, मिल्क और वाटर का रेशो क्या गया 5:1। तो हमें क्या कह रहा है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी एडेड विद द मिल्क। तो वाटर पहले लिखा है बाद में मिल्क लिखा है, तो क्या जाएगा 1:5। वाटर और मिल्क का रेशो क्या जाएगा 1:5। अगर अपन इसको उल्टा करके लिख दें तो 1:5 हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 पर। 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले लंब त्रिभुज को किसी 9 सेंटीमीटर, यदि 9 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाया जाए जिसमें शंकु बन सके, तो इस प्रकार से बने शंकु का वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। हमें कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड 9, 12 एंड 15 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स साइड ऑफ 9 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कोन। तो हमें उस कोन का वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। अब 9 सेंटीमीटर की भुजा के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो मेरे पास क्या होगा, उसकी रेडियस का काम तो क्या करेगी 9, जो कोन बनेगा उसकी रेडियस तो क्या होगी 9 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस कोन का वॉल्यूम बताना है। कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमारे पास होता है। तो 1/3 पाई ऐसे ही पड़ा रहने दो, रेडियस है 9, हाइट कितनी है 12, 3 से चला जाएगा 4 पर, 9 इंटू 9 क्या बनेगा 81, 81 इंटू 4 क्या बनेगा 324 पाई। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 324 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्लियर है क्या। हमें क्या करना है, 9 सेंटीमीटर भुजा पर उसे घुमाया जाना है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको घुमाएंगे तो 9 ये यहाँ रहेगी, ये 12 यहाँ रहेगी, इस तरह से घूमता घूमता हम लोगों को ये शंकु दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 पर। एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त कर लेगा। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% अधिक एफिशिएंट है। ए की एफिशिएंसी 100 तो बी की एफिशिएंसी 125, रेशो निकालें 25 से काट दें 4:5। ए की एफिशिएंसी अगर 4, टाइम लगा 6 दिन, तो टोटल वर्क क्या आएगा 24। यही काम हमें किससे कराना है, बी से।
तो बी का टाइम क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 24/5 या क्या आ जाएगा 4 से 4/5 दिन। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो 20 काम को अकेला 4 से 4/5 दिन में कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114। देखिए हमें क्या करें, एक मोटर बोट नदी के में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी दूरी 3.5 घंटे में तय करती। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर है तो हमें क्या करना है, स्थिर जल प्रवाह में मोटर बोट की गति बतानी है कि क्या होगी। अब देखो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो अब अगर धारा के अनुकूल हम चलेंगे तो हमारी स्पीड क्या होगी, बोट की स्पीड प्लस धारा की स्पीड, x प्लस 1.5, ये दूरी इसने 3 घंटे में तय करी। उतनी दूरी प्रतिकूल प्रवाह में x माइनस 1.5 की स्पीड से तय करेगी, 3.5 घंटे में तय करी, इसका मतलब 7/2 घंटे में। तो यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा 6, तो क्या बनेगा 6x प्लस 9। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या बनेगा 7x माइनस में 10.5। तो 6x इधर आते ही माइनस का, 10.5 उधर जाते ही प्लस का, तो x की वैल्यू 19.5। तो स्थिर जल में मोटर बोट की चाल 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 पर। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। A boy aged 12 years is left with the 1 lakh rupees with under a trust. The trust invested the money at 6% per annum and pay the minor by a sum of 2,500 rupees for his pocket money at the end of each year. The expenses of the trust come out to be rupees 500 per annum. Find the amount that will be hand over the minor boy after he attains the age of 18 years. जब कोई माइनर 12 साल का था तो 1 लाख रुपए 6% की दर से जमा कराएंगे। 1 लाख रुपए का 6% से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालू हर साल का तो क्या आएगा 6,000 रुपए। इसमें से वो क्या करता है 2,500 रुपए तो लड़के को दे देते हैं और 500 रुपए ट्रस्ट का खर्चा आ जाता है। इसका मतलब हर साल 3,000 रुपए इसमें से खर्च हो जाते हैं, तो बचते कितने 3,000 रुपए। 12 साल का जब वो हुआ तब ये पैसे जमा कराए गए थे। 18 साल का होने पर उसे ये अमाउंट मिल जाएगी। इसका मतलब ये पैसा कितने साल तक रहेगा जमा, 6 साल तक। तो 6 साल हर साल सिर्फ 3,000 रुपये बचेंगे। हर साल 3,000 रुपये बचेंगे तो 3,000 के हिसाब से 6 साल में कितना पैसा जमा होगा, 18,000 रुपये ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल 1 लाख था, 18,000 रुपये ब्याज मिल गया तो अमाउंट क्या बन जाएगी 1,18,000। तो उस लड़के को 18 साल का होने पर कितने रुपए मिलेंगे, 1,18,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 पर। अभी हमारे पास पेपर के हमने क्या करा 30 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 ये रहा। हमें कह रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के 3 लगातार कोण 1:3:4 में, तो चौथे कोण का मान बताना है कि क्या होगा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जब बनाते हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू रेशियो में 1, इसकी वैल्यू मेरे पास 3 और इसकी वैल्यू 4। तो इन दोनों का टोटल 1 और 4 का टोटल 5। 5 की वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री, तो 1 की वैल्यू 36 डिग्री। 1 की वैल्यू अगर मेरे पास 36 डिग्री तो यहाँ से 1 की वैल्यू 36 डिग्री, ये 3 है तो ये 2 होगा क्योंकि इन दोनों का टोटल भी 5 होगा, तो 2 की वैल्यू 72 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज के चौथे कोण का मान क्या गया 72 डिग्री। आमने सामने के कोणों का योग हमेशा चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 117 पर। ये अगर एक पूर्ण वर्ग है तो हमें क्या करना है x का अंक बताना है कि क्या होगा। तो अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं इसके लिए यहाँ पर डिवाइड रूल से अपन x का मान निकालते हैं। 5 4 1 6 x 6। अब इसके 2 डिजिट के मैंने पेयर बनाए। पहला पेयर मेरे पास बना 54। 54 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का, तो मैंने लिखा 7 7 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करा 49। 54 में से 49 गई, क्या बचा 5,
ऊपर से उतार लिया 16, 7 और 7 को जोड़ा 14, तो ये मेरे पास 140 बन गया। इसका 3 गुना करूँगा तो मेरे पास इससे छोटी वैल्यू आएगी, तो 3 तिये 9, 4 तिये 12, 1 429। इसमें से अगर मैं 429 घटा दूँ तो 16 में से 9 गया 7, 10 में से 2 गया 8, 87 बच गया। ऊपर से एक पैर उतार लिया x6, इसमें 3 ऐड करा तो ये क्या बनेगा 146। अब अगर मैं इसको 1460 मानूँ तो इसका लगभग 6 गुना इसके आसपास आएगा, तो 36, 3, ये बनेगा 9, यहाँ से क्या आ जाएगा 39, 6 चौक 24, 27, फिर मेरे पास 1, 6 और 1 7। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1400 का अगर 6 गुना करूँ तो मेरे पास यहाँ पर इसके आसपास वैल्यू आ रही, तो यहाँ से मेरे पास क्या गया, ये x और 9 को कंपेयर करूँ तो x की वैल्यू क्या बनेगी 9, इसका मतलब x का मान क्या होगा 9, और ये किसका स्क्वायर होगा 541696, किसका स्क्वायर होगा, ये मेरे पास स्क्वायर होगा 736 का। अगर आपको पता भी करना है कि किसका स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है 736 का, क्योंकि हमें डिवाइड रूल से पता लग गया कि ये 736 का स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 118 पर। रज्जु रेखा y बराबर 3x को किस बिंदु से गुजरना होगा। अब देखो जब इस लाइन को देख रहे हैं तो इस लाइन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये लाइन हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 119। एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 में, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर 15 है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, इन तीनों भुजाओं की लंबाई का रेशो 7:9:12 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर रेशो में 7 और 12 में डिफरेंस कितने का 5 का, 5 की वैल्यू कितनी 15 सेंटीमीटर, तो 1 की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा 12 की वैल्यू 12 गुना 3 क्या जाएगा 36 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या जाएगी 36। ये हमारे पास 119 का आंसर आ गया। चलिए चलते हैं पेपर के लास्ट क्वेश्चन पर। पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहे हैं, मिस्टर दत्ता अपने घर पर 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्त लाभ का आंशिक डाकघर में और आंशिक बैंक में जमा कराते हैं, क्रमशः 10% और 6% की ब्याज की दर पर। उनकी मासिक ब्याज जो आई है वो 2000 रुपये, तो डाकघर और बैंक में जमा की गई राशि का डिफरेंस बताना है कि क्या था। अब देखो उनके पास टोटल 3 लाख रुपए थे, इन 3 लाख रुपए को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला पार्ट उन्होंने क्या करा डाकघर के अंदर पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा कराया, दूसरा पार्ट उन्होंने क्या करा बैंक में जमा कराया। पोस्ट ऑफिस उनको 10% से ब्याज देता है, बैंक उनको 6% से, और उन्हें क्या होता है प्रति माह 2000 रुपये मिलते हैं। प्रति माह 2000 रुपये मिलते हैं तो हर साल में पूरे साल में 24,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। 24,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा कितने पर 3 लाख पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो ये अगर मैं यहाँ से चेक करूँ 50 से 50 काट दूँ तो 24,000 रुपये 3 लाख का कितना परसेंट है 8%। इसका मतलब कुल मिलाकर उन्हें कितना ब्याज मिल रहा है 8%। तो 8% यहाँ पर अगर ब्याज मिला, एलिगेशन लगाया 8 में से 6 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 2:2 या 1:1, इसका मतलब उन्होंने 3 लाख को दोनों में बराबर बराबर जमा कराया, तो उनकी जमा की गई राशि में कितना अंतर था, कोई भी अंतर नहीं था। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हमने पेपर के सारे क्वेश्चंस का एनालाइज करा, तो ये हमारे पास आरआरबी के 35 क्वेश्चंस हमने देखे। आप देखना इनमें आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, तो मैं आपको उसका कमेंट करके आंसर दूंगा। चलिए तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।